हाय फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की ज़ुबान चैनल पे आपका स्वागत है। हम इसमें पूरी हूबहू एनसीईआरटी की ज़ुबान में ही बात करेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी जो चीज़ें बोलेगी वो एनसीईआरटी ही बोलेगी। और ये क्लास 10th का है। हम लेके आए हैं उसमें खनिज और खनिज ऊर्जा के संसाधन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, खनिज तथा खनिज ऊर्जा के संसाधन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन कौन से खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। तो कौन कौन से खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं, तो सिलिका है, चूना पत्थर है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है और विभिन्न। अगला प्रश्न है कि दांतों को गलने से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दांतों को गलने से रोकने के लिए फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। फ्लोराइड किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो फ्लोराइड जो होता है वो फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है। अधिकतर दंत मंजन किसके द्वारा सफ़ेद बनाए जाते हैं। तो टिटेनियम ऑक्साइड के द्वारा बनाए जाते हैं। टिटेनियम ऑक्साइड किन खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं। तो रूटाइल, इल्मेनाइट और एनाटेज नामक खनिज से टिटेनियम ऑक्साइड प्राप्त किए जाते हैं। दंत मंजन चमक प्रदान किसके द्वारा करते हैं। तो दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं वो अभ्रक के द्वारा प्रदान करते हैं। टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब किससे बनी होती है। तो टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब जो होती है वह पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की होती है। हमारे कुल पौष्टिक उपयोग का कितने प्रतिशत भाग खनिज है। तो हम जो अपने पौष्टिक का उपभोग जो करते हैं वह केवल 0.3% भाग खनिज है। कितने प्रतिशत भाग खनिज है। तो हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का 0.3% भाग ही खनिज है। 0.3% भाग खनिज की क्या उपयोगिता है। तो इसके अभाव में 99.7% भोज्य पदार्थ का उपयोग नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, कि यानी कि अगर 0.3% खनिज अगर हमारे लिए उपयोगी नहीं की जाएगी तो हम जो भी 99.7% भोज्य पदार्थ खाते हैं उसका उपयोग हम नहीं कर पाएंगे। खनिज क्या है। तो खनिज जो है वह प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है। खनिज की एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। खनिज प्रकृति के अनेक रूप में पाए जाते हैं। इसमें कठोर हीरा व नरम चूना सम्मिलित होता है। चट्टान किसके यौगिक हैं। तो चट्टान खनिज के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टान केवल एक ही खनिज से बने होते हैं, उसके उदाहरण बताइए। कुछ चट्टान जो होते हैं केवल एक खनिज के बने होते हैं, उसके उदाहरण है चूना पत्थर। वर्तमान समय में कितने खनिजों की पहचान की जा चुकी है। तो वर्तमान समय में कुल 2000 खनिजों की पहचान की जा चुकी है। 2000 खनिजों की खोज हो चुकी है। तो बताइए कि चट्टानों में कितने खनिज पाए गए हैं। तो चट्टानों में केवल कुछ ही खनिज पाए गए हैं, लेकिन खोज 2000 की हो चुकी है। खनिज जिन तत्वों का योग ही उन तत्वों का निर्माण किन परिस्थितियों में होता है। तो खनिज जो जिन तत्वों का योग है उन तत्वों का निर्माण भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों में हुआ है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बाद खनिज में क्या देखने को मिलता है। तो खनिज का जो रंग होता है वह अलग अलग रंग के हो जाते हैं। उसमें कठोरता आ जाती है, उसमें चमक हो जाती है, उसमें घनत्व का कम हो जाता है, घनत्व बढ़ जाता है, विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। ये सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं कब, जब उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। भूवैज्ञानिक किन विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। तो भूवैज्ञानिक जो होते हैं खनिजों का वर्गीकरण करने के लिए उनके आधार पर वर्गीकरण करने के लिए उसमें कई तत्वों का अध्ययन करते हैं, जैसे खनिजों के रंग, दूसरी कठोरता, तीसरा उनके चमक को, चौथा उनके घनत्व को और पांचवा उनके विविध क्रिस्टलीय आधार पर इनका। भूगोलविद द्वारा खनिज का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है। तो भूगोलविदों द्वारा खनिज का अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है। जैसे भूगोलविद स्थलाकृतियों की जानकारी के लिए खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। दूसरा, खनिज संसाधन के वितरण व खनिज से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में रुचि रखते हैं। भूवैज्ञानिक द्वारा खनिज का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है। तो खनिजों का निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुई है, खनिजों की आयु क्या क्या है, खनिज के भौतिक रासायनिक संगठन से संबंधित विषय की जानकारी के आधार पर सामान्य व वाणिज्यिक उद्देश्य से खनिज का वर्णन कैसे करते हैं। तो सामान्य व वाणिज्यिक उद्देश्य से खनिजों का वर्गीकरण कितने रूप में किया गया है। तो 3 रूप में किया गया है। कौन कौन से। तो खनिज धात्विक होती है, अधात्विक होती है और ऊर्जा खनिज, यानी खनिजों का वर्गीकरण 3 रूपों में किया गया है। किस किस रूप में। धात्विक खनिज के रूप में, अधात्विक खनिज के रूप में और ऊर्जा खनिज के रूप में। धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं। तो धात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें धातु पाया जाता है, जैसे लोहा, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब क्या होते हैं, धातु खनिज होते हैं। और धात्विक खनिज किसे कहा जाता है, जिसमें धातु नहीं पाई जाती है, जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सब अधात्विक खनिज होते हैं। ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं, जिसमें ऊर्जा प्राप्त किए जाती है उसे ऊर्जा खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। धात्विक खनिज को कितने भागों में बांटा गया है। तो धात्विक खनिज को 3 भागों में बांटा गया है। किसमें। लौह खनिज धातु, अलौह खनिज धातु और बहुमूल्य धातु।
लौह खनिज किसे कहते हैं? जिसमें लोहे की मात्रा होती है उसे लौह खनिज कहते हैं। जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट। अलौह खनिज कौन से कहे जाते हैं? तो अलौह खनिज जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट, यह अलौह खनिज है। बहुमूल्य खनिज कौन कौन से होते हैं? तो बहुमूल्य खनिज होते हैं सोना, चांदी, प्लेटिनम। खनिजों की उपलब्धता, खनिजों की उपलब्धता के बारे में बात करें तो पहला प्रश्न आता है कि खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो खनिज जो होते हैं वे अयस्कों के पास पाए जाते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? तो अयस्क वह होता है जो किसी भी खनिज में अन्य अवयव या तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब किसी भी धातु में या खनिज में कोई अन्य अवयव मिला होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। खनन का आर्थिक महत्व कब संभव होगा? खनन का आर्थिक महत्व कब संभव माना जाएगा? तो जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो तो खनन का आर्थिक महत्व संभव होगा। खनन की सुविधा किस पर निर्भर करती है? तो खनन की सुविधा खनन के निर्माण व संरचना पर निर्भर करती है। खनन की सुविधा क्या निर्धारित करती है? तो खनन की सुविधा जो होती है वह खनिजों के मूल्यों को निर्धारित करती है। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो खनिज जो निम्न शैलों के समूह में पाए जाते हैं। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो निम्न शैलों के समूह में पाए जाते हैं। कौन कौन सी शैलें हैं वो? तो पहली शैल है आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, धरातलीय चट्टानों के अपघटन द्वार में पाए जाते हैं, पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल के रेत में पाए जाते हैं और महासागरीय जल में पाए जाते हैं। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो दरारों में पाए जाते हैं, जोड़ों में पाए जाते हैं, भ्रंशों में पाए जाते हैं और बिछड़ों में पाए जाते हैं। इन दरारों, जोड़ों, भ्रंशों और बिदरों में खनिज के जमाव किस रूप में पाए जाते हैं? तो इस रूप में पाए जाते हैं, छोटे जमाव में पाए जाते हैं, सिराओं के रूप में पाए जाते हैं और बड़े जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। छोटे जमाव जो होते हैं खनिज के वो सिराओं के रूप में पाए जाते हैं और बड़े जमाव जो होते हैं वह परत के रूप में पाए जाते हैं। इन परतों का निर्माण किस समय होता है? तो खनिज के परतों का निर्माण किस समय होता है? तो खनिज के परतों का निर्माण उस समय होता है जब ये तरल या गैस अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। भूपृष्ठ के बाहर आकर ये ठंडा होकर जम जाते हैं। आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों में सिराओं और परत के रूप में पाए जाने वाले मुख्य खनिज कौन से हैं? तो आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों में सिराओं और परत के रूप में पाए जाने वाले मुख्य खनिज जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा हैं। अवसादी चट्टानों में खनिज कौन से पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में खनिज संस्तरीय या परतों में पाए जाते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि आग्नेय चट्टानों में खनिज सिराओं और बड़े जमाव परतों में पाए जाते हैं, वहीं अवसादी चट्टानों में खनिज जो होते हैं वह संस्तरीय या परतों में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, संस्तरीय में पाया जाता है यहाँ पे, और वहाँ पे किस में पाया जाता है? तो आग्नेय में सिराओं के रूप में पाया जाता है। अवसादी चट्टान में पाए जाने वाले खनिज का निर्माण किसका परिणाम है? तो क्षैतिज परत में निक्षेपण, संचयन व जमाव के कारण अवसादी चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। अवसादी चट्टान में पाए जाने वाले खनिज, कोयला तथा अन्य प्रकार का लौह अयस्क का निर्माण कैसे हुआ है? तो लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम के कारण हुआ है। अवसादी चट्टान में दूसरे श्रेणी के खनिज कौन से हैं? तो अवसाद चट्टान में दूसरे श्रेणी के खनिज जो हैं वह जिप्सम है, पोटास है, नमक है और सोडियम है। दूसरे श्रेणी के खनिज का निर्माण कैसे हुआ है? तो दूसरे श्रेणी के खनिज का निर्माण शुष्क प्रदेश में वाष्पीकरण के फलस्वरूप हुआ है। धरातलीय चट्टान का अपघटन खनिज निर्माण की एक अन्य विधि क्या कहलाती है? तो खनिज निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टान का अपघटन कहलाती है। इस विधि में क्या होता है, यानी कि धरातलीय चट्टान का अपघटन विधि क्या कहलाती है? तो इसमें चट्टानों के घुलनशील वाली चट्टान अपरदन के कारण बह जाती है और अयस्क वाली चट्टान बच जाती है जो खनिज कहलाती है। इस विधि के द्वारा कौन सी खनिज प्राप्त की जाती है? तो चट्टानों यानी धरातलीय चट्टान के अपघटन के कारण कौन सी खनिज प्राप्त की जाती है? तो बॉक्साइट प्राप्त की जाती है। अब बात करेंगे पहाड़ी तथा तलीय घाटी के खनिज। पहाड़ी और तलीय घाटी के खनिज में कौन कौन सा वर्ग आएगा? पहाड़ी व तलीय घाटी में खनिज किस रूप में पाए जाते हैं? तो पहाड़ी व तलीय घाटी में खनिज जलोढ़ जमाव के रूप में पाए जाते हैं। जलोढ़ जमाव किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। जलोढ़ जमाव के खनिज कौन कौन से होते हैं, यानी पहाड़ी एवं तली घाटी के जमीन खनिज कौन कौन से होते हैं? तो सोना होता है, चांदी होता है, टीन होता है और प्लेटिनम होता है। महासागरीय खनिज की बात करें तो महासागरीय खनिज जो होते हैं महासागरीय जल के विशाल खनिज पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश की आर्थिक सार्थकता कम क्यों है? तो अधिकांश जो है वो व्यापक रूप में विसरित हैं, यानी कि महासागरीय जल में जो खनिज पाए जाते हैं वो बहुत मात्रा में हैं, लेकिन
अधिकांश की आर्थिक सार्थकता कम होती है क्योंकि वे अधिकांश व्यापक रूप में विसरित हैं। समुद्र जल से ज़्यादा प्राप्त किए जाने वाले खनिज कौन से हैं? तो समुद्र जल से ज़्यादा प्राप्त किए जाने वाले खनिज सामान्य नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन हैं। मैग्नीज मैग्नीज ग्रंथिकाओं की धनी किसे बोला जाता है? तो मैग्नीज ग्रंथिकाओं की धनी महासागरीय तली को बोला जाता है। मैग्नीज मैग्नीज ग्रंथिकाओं की धनी किसे बोला जाता है? तो महासागरीय तली को बोला जाता है। रैट होल खनन क्या कहलाता है? रैट होल खनन ऐसा खनिज का खनन जिस पर सरकार का नियंत्रण न हो। रैट होल खनन क्या कहलाता है? ऐसा खनिज खनन जिस पर सरकार का नियंत्रण न हो। रैट होल खनन कहाँ पर देखने को मिलता है? तो रैट होल खनन जो होता है उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जोवाई व चेरापूंजी के जनजातीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। कोयले के खनन का कार्य एक लंबी सुरंग संकीर्ण द्वारा कहाँ के परिवार के सदस्य करते हैं? तो कोयले के खनन का कार्य एक लंबी सुरंग द्वारा यानी संकीर्ण होती है वह सुरंग, वो किया जाता है जवाई एवं चेरापूंजी में। शाही प्रक्रिया रैट होल खनन कहलाती है। यही प्रक्रिया रैट होल खनन कहलाती है। खनिजों का स्वामित्व व्यक्ति या समुदायों को कहाँ पर प्रदान किया गया है? तो उत्तर पूर्वी भारत में अधिकतर। मेघालय में खनिजों का कौन सा निक्षेप पाया जाता है? तो मेघालय में खनिजों का लौह अयस्क, चूना पत्थर और डोलामाइट खनिज पाया जाता है। रैट होल खनन को तुरंत रोक लगाने का और अवैध घोषित किसने किया है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किया है। रैट होल खनन को तुरंत रोक लगाने का और अवैध घोषित किसने किया है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किया है। एक खुली खादान ओपन पिट माइन, एक खुली खादान उत्खनन व एक भारत खनिज के वितरण में विविधता कैसे दिखाई देता है? भारत के खनिज वितरण में विविधता कैसे दिखाई देता है? तो प्रायद्वीपीय चट्टान में पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से हैं? तो कोयला है, धात्विक खनिज है, अभ्रक है व अन्य अधात्विक खनिज के अधिकांश मंडित संचार हैं। प्रायद्वीप के पश्चिम और पूर्वी पार्श्वों पर किन राज्यों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं? प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर किन राज्यों में अधिकांशतः खनिज तेल पाए जाते हैं? तो पश्चिमी पार्श्व पर जो तेल खनिज पाए जाते हैं गुजरात में हैं और पूर्वी पार्श्व पर जो खनिज तेल पाए गए हैं वह असम की तलछटी चट्टानों में पाए गए हैं। प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान में कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान में अलौह खनिज पाए जाते हैं। भारत का कौन सा हिस्सा आर्थिक महत्व के खनिज से लगभग विहीन है? तो भारत का कौन सा हिस्सा आर्थिक महत्व के खनिज से लगभग विहीन है? वह है उत्तर भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान का। भारत में खनिजों की प्राप्ति में विविधता किस कारण दिखाई देती है? तो भारत में खनिजों की प्राप्ति में विविधता जो दिखाई देती है वह अंतर्ग्रस्त भूगर्भीय संरचना के कारण, प्रक्रिया के कारण और समय के कारण दिखाई देती है। खनिजों को आर्थिक रूप में प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जिसके द्वारा खनिज भंडार एक खदान में बदल जाता है? अयस्क में खनिज की सघनता के कारण, निकासी में आसानी के कारण और बाजार से निकटता के कारण। लौह खनिज किसे कहते हैं? तो धात्विक खनिजों के उत्पादन में कुल उत्पादन के मूल्य में 3/4 भाग योगदान कौन सा खनिज करता है? तो धात्विक खनिज के उत्पादन में कुल उत्पादन के मूल्य में 3/4 भाग योगदान कौन सा खनिज करता है? तो लौह खनिज करता है। 3/4 मतलब 75, क्योंकि लौह खनिज ही एक ऐसा खनिज है जिसके द्वारा सभी कंपनियों का या चाहे जो भी कार्य किया जाता है उसको आधार बनाया जाता है, क्योंकि लोहे से ही सारी मशीन बनाई गई है। लौह खनिज किसके विकास में मजबूत आधार प्रदान करता है? तो लौह खनिज जो होता है वह धातु शोधन उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। भारत किस खनिज का निर्यात अपनी घरेलू जरूरत को पूरा करने के बाद करता है? तो धात्विक खनिज का। भारत जो है वह धात्विक खनिज का निर्यात अपनी घरेलू जरूरत को पूरा करने के बाद करता है। लौह अयस्क आधारभूत खनिज और औद्योगिक विकास की रीढ़ किस खनिज को माना जाता है? तो लौह खनिज को माना जाता है। भारत में किस प्रकार के लौह अयस्क में धनी है? तो भारत जो है वह लोहांश युक्त अयस्क, लोहे के अयस्क के रूप में धनी है। सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क किसे कहा जाता है और इसमें कौन कौन से गुण होते हैं? तो सर्वोत्तम प्रकार का लोहा जो होता है वह मैग्नेटाइट लोहे को कहा जाता है और इसमें कौन कौन से गुण होते हैं? तो मैग्नेटाइट लोहा में 70% लोहांश पाया जाता है और मैग्नेटाइट में सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत रूप में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। लौह अयस्क कौन है? लौह अयस्क हेमेटाइट है। किस लौह अयस्क का अधिकतम मात्रा में उपयोग होता है? तो अधिकतम मात्रा में उपयोग किया जाने वाला लौह अयस्क हेमेटाइट का होता है। किसका होता है? हेमेटाइट का होता है। अधिक मात्रा में उपयोग किया जाने वाला
लौह अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट है। हेमेटाइट में लोहांश की मात्रा कितनी होती है? तो 50 से 60% तक होती है। वर्ष 2018-19 में लौह अयस्क का लगभग समस्त उत्पादन कितना हुआ था? तो 97% हुआ था। किन राज्यों में हुआ था? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड में हुआ था। शेष 3% जो उत्पादन हुए थे वह अन्य राज्यों में हुए थे। अब बात करेंगे कि भारत में लौह अयस्क की पेटियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं उसके बारे में। उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा झारखंड पेटी लौह अयस्क कहाँ पे है? तो उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त किया जाता है? उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो मयूरभंज व केंदुझर जिलों में और बादामी के बादाम पहाड़ के खदानों से की जाती है। यानी कि उड़ीसा में उच्च कोटि का लौह अयस्क हेमेटाइट लौह अयस्क कहाँ से? तो मयूरभंज व केंदुझर जिलों के बादाम पहाड़ के खदानों से प्राप्त की जाती है। झारखंड के किस क्षेत्र से हेमेटाइट अयस्क प्राप्त किया जाता है? तो झारखंड के सिंहभूम जिले के गुआ तथा नोआमुंडी से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर की पेटी। दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर की पेटी। यहाँ पेटी कहाँ पर पाई जाती है? तो यह पेटी जो होती है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य के बीच में पाई जाती है। यानी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य के बीच में कौन सी पेटी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर की पेटी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में सबसे उत्तम कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे उत्तम कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क बस्तर जिले के बैलाडीला पहाड़ी श्रृंखला में पाया जाता है। इस लौह अयस्क के कितने जमाव मिलते हैं? तो छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के बैलाडीला पहाड़ी श्रृंखला में 14 जमाव मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में प्राप्त उत्तम कोटि का हेमेटाइट में कौन सा गुण विद्यमान है? तो छत्तीसगढ़ के प्राप्त उत्तम कोटि के हेमेटाइट में जो गुण विद्यमान है वह इस्पात बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के बैलाडीला से प्राप्त लौह अयस्क को किसे निर्यात किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ के बैलाडीला से प्राप्त लौह अयस्क को जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। छत्तीसगढ़ के लौह अयस्क निर्यात करने के लिए किस पत्तन का उपयोग किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ के लौह अयस्क के निर्यात करने के लिए विशाखापट्टनम के पत्तन का उपयोग किया जाता है। अब बात करेंगे तीसरे के बारे में, बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु, तुमकुरू पेटी। यह कहाँ पे है? तो यह कर्नाटक में है। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु, तुमकुरू पेटी कर्नाटक में है। कर्नाटक के इन पेटी में लौह अयस्क की बहुत राशि संचित है। कहाँ की खानों से प्राप्त लौह अयस्क पूरी तरह से निर्यात किया जाता है? तो कर्नाटक में पश्चिमी घाट में स्थित कुद्रेमुख, यानी कि कर्नाटक की पश्चिमी घाट में स्थित कुद्रेमुख से जो लोहा प्राप्त होता है उसे पूरी तरह से निर्यात किया जाता है। जितना प्राप्त होता है सभी को निर्यात कर दिया जाता है। संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में एक निक्षेप किसे माना जाता है? तो कुद्रेमुख को माना जाता है। यह कहाँ पे है? तो कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित है। कहाँ पर लौह अयस्क कर्दम के रूप में पाइप द्वारा भेजा जाता है? तो कहाँ का लौह अयस्क कर्दम के रूप में पाइप के रूप में भेजा जाता है? तो मंगलूर के निकट पत्तन पर। महाराष्ट्र गोवा पेटी। महाराष्ट्र गोवा पेटी की बात करें तो यह कहाँ पे? यह पेटी जो है गोवा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले के निकट स्थित है। यहाँ पर प्राप्त लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है। यहाँ पे प्राप्त लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है। इस लोहे की दक्षता से दोहन किया जाता है। इस लोहे की दक्षता से क्या किया जाता है? दोहन किया जाता है। इस लोहे का निर्यात मर्मागांव पत्तन से किया जाता है। यानी कि इस लोहे का निर्यात कहाँ से किया जाता है? तो मर्मागांव से किया जाता है। कर्नाटक की पश्चिमी घाटी की चोटी किसके आकार से मिलती है? तो कर्नाटक के पश्चिमी घाट की चोटी जो होती है, सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो घोड़े के मुख से आकार से मिलती है। कन्नड़ भाषा में कुतरे का अर्थ क्या होता है? घोड़ा। इसलिए कर्नाटक के पहाड़ी को कुतरेमुख कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बैलाडीला का नाम कैसे पड़ा? तो छत्तीसगढ़ के बैलाडीला का नाम, यहाँ की पहाड़ियों जो है वह बैलों के डिल्ले के समान दिखती है, इसलिए छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों को बैलाडीला कहा जाता है। मैग्नीज मुख्य रूप से किसके भी निर्माण में उपयोग किया जाता है? तो मैग्नीज का मुख्य रूप से इस्पात के निर्माण में उपयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात के निर्माण में कितने मैगजीन की आवश्यकता होती है? तो 1 टन इस्पात के निर्माण में 10 किलो मैगजीन की आवश्यकता होती है। मैगजीन को क्या क्या बनाने में उपयोग किया जाता है? तो मैगजीन को ब्लीचिंग पाउडर बनाने, कीटनाशक दवा बनाने और पेंट बनाने में उपयोग किया जाता है। मैग्नीज का उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। 2018-19 के अनुसार मैग्नीज उत्पादन राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में 33%, महाराष्ट्र में 27%, उड़ीसा में 16%, कर्नाटक में 12%, आंध्र प्रदेश में 10% और अन्य राज्यों में 2% उत्पादन किया जाता है। तो मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, फिर अन्य राज्यों में। अलौह खनिज की बात करेंगे अब। भारत में अलौह खनिज की स्थिति कैसी है? तो भारत में जो अलौह खनिज की स्थिति है वह संचित व उत्पादित
राशि में संतोषजनक नहीं है। वे अलग खनिज कौन है जो धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में भूमिका निभाते हैं? तो वह है तांबा है, बॉक्साइट है, सीसा है, सोना है। तांबा। भारत में तांबा का उत्पादन न्यून मात्रा में होता है। तांबे के किस गुण के कारण बिजली के तार, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि रासायनिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें धातुवर्ध्य, तन्य और ताप के कारण। भारत में सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के बालाघाट में कुल उत्पादन का 52% पाया जाता है। यानी देश के कुल उत्पादन का 52% तांबा कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के बालाघाट में पाया जाता है। झारखंड का सिंहभूमि जिला प्रमुख उत्पादक, राजस्थान का खेतड़ी खदान जो है तांबा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। कहाँ कहाँ? झारखंड का सिंहभूमि जिला और राजस्थान का खेतड़ी खदान जो है तांबा उत्पादन में महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट जो है अत्यधिक एल्युमिनियम क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ किस में पाए जाते हैं? तो बॉक्साइट में पाए जाते हैं। एल्युमिनियम के गुण एवं विशेषता क्या है? तो लोहे जैसी शक्ति के साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक होती है। इसमें अत्यधिक धातुवर्धता पाई जाती है। बॉक्साइट भंडार कैसे बनते हैं? तो बॉक्साइट भंडार जो बनते हैं वह एल्युमिनियम सिलिकेट से समृद्ध विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अपघटन से बनते हैं। बॉक्साइट भंडार कैसे बनते हैं? तो एल्युमिनियम सिलिकेट से समृद्ध विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अपघटन से बनते हैं। यानी कि बॉक्साइट किसके रूप में दिखते हैं? तो अत्यधिक एल्युमिनियम क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट कहले जाते हैं। भारत में बॉक्साइट के प्रमुख निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में बॉक्साइट के प्रमुख निक्षेप अमरकंटक पहाड़ी, महाकाल पहाड़ी, बिलासपुर, कटनी के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा के किस जिले में सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप पाए जाते हैं? तो कोरापुट जिले में पंचपटमाली में पाया जाता है। एल्युमिनियम की खोज के बाद कौन सा राज्य एल्युमिनियम की खोज के बाद कौन सा राजा शर्ट बटन लगवाया था और खास मेहमानों को बर्तन में खाना परोसता था? एल्युमिनियम के बर्तन में खाना परोसता था तो वह नेपोलियन तृतीय था। आम मेहमानों को किस बर्तन में परोसा जाता था? तो आम मेहमानों को सोना व चांदी के बर्तन में परोसा जाता था। और ख़ास मेहमानों को किस में परोसा जाता था? तो एल्युमिनियम के बर्तन में परोसा जाता था। एल्युमिनियम के बर्तन पेरिस के भिखारियों के पास कब आ गए थे? तो एल्युमिनियम की खोज के 30 वर्ष बाद एल्युमिनियम का बर्तन भिखारियों के पास आ गए थे। अधात्विक खनिज में बात करेंगे अभ्रक का। कौन सा खनिज प्लेट या पत्तन के पत्तियों के रूप में पाया जाता है? तो वैसा खनिज जो प्लेट या पत्तन के पत्तियों के रूप में पाया जाता है वह अभ्रक कहलाता है। कौन सा खनिज आसानी से पतली शीटों में विभक्त हो जाती है? तो अभ्रक है। कुछ सेंटीमीटर की ऊंचाई पर अभ्रक की 1000 परत बिछाई जा सकती है। कुछ सेंटीमीटर की ऊंचाई पर अभ्रक की 1000 परत बिछाई जा सकती है। अभ्रक का रंग कैसा हो सकता है? तो अभ्रक का रंग जो है वह साफ काला, हरा, लाल, पीला, भूरा। अभ्रक किन गुणों के कारण सबसे अपरिहार्य खनिजों में से एक है? तो सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति के कारण, ऊर्जावास में निम्न गुणांक, उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता, विंस्वाहन के गुण, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त। अभ्रक का निक्षेप कहाँ पर पाया जाता है? तो अभ्रक का निक्षेप छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी पठारी किनारे पर, बिहार झारखंड की कोडरमा गया में, हजारीबाग पेंडी अग्रणी उत्पादक है। यानी बिहार झारखंड का कोडरमा गया, हजारीबाग पेंडी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान में अजमेर के आसपास और आंध्र प्रदेश की नेल्लौर में अभ्रक की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। अब बात करेंगे चट्टानी खनिज के बारे में। चट्टानी खनिज क्या होता है? चूना पत्थर। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर अधिकांशतः किस चट्टानों में पाया जाता है? तो चूना पत्थर अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो सीमेंट उद्योग की आधारभूत कच्चे माल के रूप में और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य रूप में प्रयोग किया जाता है। चूना पत्थर उत्पादन में सबसे प्रमुख राज्य कौन सा है? तो चूना पत्थर उत्पादन में सबसे प्रमुख राज्य राजस्थान है। चूना उत्पादन में राज्यों का अंश कितना है? राजस्थान में 20%, मध्य प्रदेश में 13%, आंध्र प्रदेश में 13%, छत्तीसगढ़ में 11%, कर्नाटक में 9%, तेलंगाना में 8%, गुजरात में 7%, तमिलनाडु में 6%, महाराष्ट्र में 4% और अन्य में 8% पाया जाता है। ऊर्जा का उत्पादन किस खनिजों से किया जाता है? तो ऊर्जा का उत्पादन यूरेनियम से, विद्युत से, कोयला से आदि से किया जाता है। परंपरागत ऊर्जा में कौन कौन आते हैं? तो परंपरागत ऊर्जा में लकड़ी है, उपले है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, विद्युत है। जल विद्युत व ताप विद्युत भी परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा
गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत कौन आते हैं? तो पवन हो गया, सौर हो गया, ज्वारी हो गया, भूतापी हो गया, बायोगैस हो गया और परमाणु ऊर्जा है। ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में कोयला। भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म कौन सा है? तो कोयला है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म कोयला। भारत अपनी भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा करता है? तो कोयला के द्वारा करता है। कोयले का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है। किसी के आधार पर कोयला कई रूपों में पाया जाता है। तो संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला कई रूपों में पाया जाता है। पिट कैसे उत्पन्न होता है? तो दलदल में क्षय होते पादपों से पिट का उत्पन्न होते हैं। पिट कैसे उत्पन्न होते हैं? तो दलदल में क्षय होते पादपों से पिट उत्पन्न होते हैं। पिट में क्या क्षमता होती है? तो पिट में कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा और निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट कोयला किस रंग का होता है? तो निकलाइट कोयला जो होता है निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। लिग्नाइट कोयला कैसा होता है? तो लिग्नाइट कोयला निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त होता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं? तो लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवली में पाए जाते हैं। लिग्नाइट कोयले का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो विद्युत उत्पादन में किया जाता है। बिटुमिनस कोयला कहाँ पाया जाता है? तो गहराई में दबे अधिकतम तापमान वाले वाणिज्यिक प्रयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला कौन सा है? तो बिटुमिनस कोयला है। धातु शोधन में किस कोयले का प्रयोग किया जाता है? तो धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। लोहे के प्रगलन में उपयोग किए जाने वाला या विशेष महत्व किसका है? तो उच्च श्रेणी का बिटुमिनस कोयले का। सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला किसे कहा जाता है? तो सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला एंथ्रेसाइट को कहा जाता है। सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला एंथ्रेसाइट को कहा जाता है। भारत में कोयला कितने भूगर्भिक युगों के शैलक्रम में पाया जाता है? तो 2। कौन कौन सा? गोंडवाना निक्षेप जो 200 लाख वर्ष से अधिक का है और टर्शियरी निक्षेप जो 55 लाख वर्ष पुराना है। कितना है? जो 55 लाख वर्ष पुराना है। धातु शोधन कोयला किसे माना जाता है? तो धातु शोधन कोयला गोंडवाना निक्षेप के कोयला को माना जाता है। गोंडवाना निक्षेप के कोयला में प्रमुख संसाधन कहाँ स्थित हैं? तो गोंडवाना निक्षेप के कोयला में प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, दूसरा झरिया, तीसरा रानीगंज और चौथा बोकारो में महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोंडवाना निक्षेप के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कहाँ पे मिलते हैं? तो दामोदर घाटी। दामोदर घाटी कहाँ पे है? तो वेस्ट बंगाल और झारखंड में है। दूसरा झरिया में भी है, रानीगंज और बोकारो में है। गोंडवाना कोयला के कुछ अन्य जमाव कहाँ पे हैं? तो गोदावरी में है, महानदी में है, सोन व वर्धा नदी घाटी में पाए जाते हैं। टर्शियरी कोयले का जमाव कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर पूर्वी राज्यों में टर्शियरी कोयले का जमाव पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे? मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्र या उनके निकट ही क्यों स्थापित किए जाते हैं? तो कोयला स्थूल पदार्थ है जिसका उपयोग करने पर उसका भार घटता है, इसलिए राख में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए कोयला के क्षेत्र के पास ही विद्युत उत्पादन स्थापित करना चाहिए और विद्युत नहीं, यानी भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्र और उनके निकट ही स्थापित किए जाते हैं। इसी कारण अब बात करेंगे पेट्रोलियम के बारे में। भारत में कोयला के बाद ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन किसे माना जाता है? तो पेट्रोलियम या खनिज तेल को माना जाता है। पेट्रोलियम अपने को किस रूप प्रदान करती है? तो पेट्रोलियम अपने को ताप व प्रकाश के लिए ईंधन के रूप में, मशीनों को स्नेहक के रूप में और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चे माल प्रदान करती है। पेट्रोलियम में कच्चा माल किसे प्रदान करती है? तो पेट्रोलियम जो है वो कच्चा माल विनिर्माण उद्योगों को प्रदान करती है। तेल शोधक शालाएँ किसमें नोडल उद्योग के रूप में कार्यरत है? तो तेल शोधक शालाएँ जो है वह संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक और असंख्य रासायनिक उद्योगों में नोडल उद्योग के रूप में कार्य करती है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति किसमें पाई जाती है? तो टर्शियरी युग के शैल संरचनाओं के और भ्रंश ट्रैप में, और दोनों भ्रंश ट्रैप लिखा है, भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है, और छिद्रपूर्ण या गैर छिद्रपूर्ण चट्टानों के बीच भ्रंश जाल में भी पाई जाती है। अपनति काल या गुंबद वाला क्षेत्र में तब होता है जब तेल ऊपरी तह के शिखाओं में फंस जाता है। तेल धारण करने वाली परत कैसी है? तो तेल धारण करने वाली परत एक छिद्रपूर्ण चूना पत्थर या बलुआ पत्थर है जिसके माध्यम से तेल बह सकता है। तेल को बढ़ने या डूबने से किस प्रकार रोका जा सकता है? तो गैर छिद्रपूर्ण परतों के हस्तक्षेप से। गैस हल्की होने के कारण कहाँ पाई जाती है? तो तेल के ऊपर पाई जाती है। गैस हल्की होने के कारण कहाँ पर पाई जाती है? तेल के ऊपर। भारत में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे है? तो भारत में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र मुंबई हाई, गुजरात और असम में है। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? तो अंकलेश्वर है। भारत का सबसे पुरातन तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पुरातन तेल उत्पादक राज्य असम है।
असम राज्य के 3 महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो डिगबोई है, नहरकटिया है और मोरन है, हुगरीजन है, मोरन हुगरीजन है। प्राकृतिक गैस के बारे में बात करें तो प्राकृतिक गैस किसके साथ पाई जाती है? तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम से कणयुक्त होती है। जब कब मुक्त होती है? जब कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है तब यह मुक्त हो जाती है। प्राकृतिक गैस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में, बिजली पैदा करने के लिए ईंधन के रूप में, उद्योगों में हीटिंग के उद्देश्य से, परिवहन ईंधन, खाना पकाने के ईंधन के रूप में की जाती है। प्राकृतिक गैस का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किस में किया जाता है? तो प्राकृतिक गैस का प्रयोग कच्चे माल के रूप में रासायनिक, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल में और उर्वरक उद्योगों में किया जाता है। प्राकृतिक गैस के बुनियादी ढांचे के विस्तार और स्थानीय में किस में उभर रहा है? तो प्राकृतिक गैस जो शहर गैस वितरण COP का विस्तार, प्राकृतिक गैस पसंदीदा परिवहन CNG और खाना पकाने में PNG का प्रयोग किया जा रहा है। भारत का प्रमुख गैस भंडार क्षेत्र कहाँ पे है? तो भारत का प्रमुख गैस भंडार क्षेत्र मुंबई हाई में है। गैस भंडार के अन्य संबंध क्षेत्र कहाँ पे है? तो गैस भंडार के अन्य संबंध क्षेत्र पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। इनको खंभात बेसिन में पाए जाने वाले क्षेत्र संबोधित करते हैं। प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज कहाँ पर की गई है? तो प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में की गई है। भारत की पहली क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो गेल के द्वारा, गेल के द्वारा की गई है। पहली पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 1700 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? तो हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। कहाँ से कहाँ तक की गई है? तो हजीरा से विजयपुर और विजयपुर से जगदीशपुर। क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन किससे जोड़ता है? तो मुंबई हाई और बसीन गैस क्षेत्र को पश्चिमी और उत्तरी भारत के विभिन्न उर्वरक, बिजली, औद्योगिक परिसर से जोड़ा है। 1700 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 18,500 किलोमीटर, जो 10 गुना से भी अधिक है। गैस ग्रिड के रूप में क्या करने की संभावना रखी गई है? तो गैस ग्रिड के रूप में पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश भर के सभी गैस स्रोतों और उपभोक्ता बाजार से जोड़ना, और दूसरा 34,000 किलोमीटर तक पहुंचने की संभावना है। विद्युत, आधुनिक विश्व में विद्युत के बढ़ते उपभोग के कारण किस में गणना की जा रही है? तो प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक में। विद्युत मुख्यतः कितने प्रकार से उत्पन्न की जाती है? 2 प्रकार से। पहला, प्रवाही जल से हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत प्राप्त किया जाता है। दूसरा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत प्राप्त की जाती है। प्रवाही जल से हाइड्रो जल विद्युत प्राप्त किया जाता है और कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत प्राप्त की जाती है। भारत में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं? तो भारत में जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं भाखड़ा नांगल है, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन है और कोपली हाइल परियोजना है, यह विद्युत उत्पादन करती हैं। नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं? तो जल और वायु जो है वह नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन, ऊर्जा के बढ़ते उपभोग में देश को किन ईंधनों पर ज़्यादा निर्भर कर दिया है? तो ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस पर निर्भर कर दिया है। परमाणु तथा आणविक ऊर्जा कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो अणुओं की संरचना को बदलने पर ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा बिल्कुल मुक्त होती है और इसका उपभोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा का उत्पादन यूरेनियम और थेरियम के द्वारा किया जाता है। यूरेनियम और थेरियम कहाँ पाए जाते हैं? तो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में यूरेनियम और थेरियम पाए जाते हैं। केरल के मोनोजाइट रेत में किसकी मात्रा पाई जाती है? तो केरल के मोनोजाइट रेत में थेरियम की मात्रा पाई जाती है। सौर ऊर्जा, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। भारत में सौर ऊर्जा के दोहन की असीमित संभावनाएं हैं। किस तकनीकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में बदल जाता है? तो फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा। किसके द्वारा? फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के द्वारा। पवन ऊर्जा, भारत में पवन ऊर्जा की विशालतम पेटी कहाँ पर है? तो भारत में पवन ऊर्जा की विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोल से मदुरई तक है। इसके अतिरिक्त भारत में और कहाँ पर पवन ऊर्जा के संयंत्र हैं? तो आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, गुजरात में, केरल में, महाराष्ट्र में और लक्षद्वीप में है। देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए किसे जाना जाता है? तो नागरकोल तमिलनाडु और जैसलमेर को जाना जाता है। बायोगैस के बारे में बात करेंगे। बायोगैस कैसे उत्पन्न की जाती है? तो बायोगैस ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घर के उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। बायोगैस की तापीय क्षमता किसकी अपेक्षा अधिकतम होती है? तो मिट्टी, तेल के उपलों के और चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस किस स्तर पर लगाए जाते हैं? तो नगर पालिका, सहकारिता और निजी स्तर पर।
गोबर गैस प्लांट के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के ग्रामीण इलाकों में पशुओं के गोबर का प्रयोग करने वाले संयंत्र के साथ गोबर गैस प्लांट किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाते हैं? तो मुख्य रूप से दो प्रकार के, एक ऊर्जा के रूप में, दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष कौन है? बायोगैस। ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? महासागरीय तरंगों द्वारा। भारत में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं कहाँ उपस्थित हैं? तो भारत के खंबात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, पश्चिम की तट पर गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन क्षेत्र में, गंगा के डेल्टा में। भूतापीय ऊर्जा क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में कितनी प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं? तो 2 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। कौन कौन सी? हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी में और लद्दाख में पूंगा घाटी में। ज्वारीय ऊर्जा कैसे कार्य करती है या कैसे प्राप्त की जाती है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो प्राप्त की जाती है, सकरी घाटी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाया जाता है। उच्च ज्वार में इस सकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है। द्वार बंद होने पर बाद में ही रह जाता है। बाढ़ द्वारा के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो टरबाइन की तरफ ले जाता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। भूताप ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है? तो पृथ्वी की गहराई में जाने पर ताप में वृद्धि होती है। इन गहराई में तापमान से भूमिगत जल चट्टानों से ऊंचाई का अवशोषण करता है। जल इतने उष्मित हो जाता है कि पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ता है तो भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप को टरबाइन चलाने और विद्युत उपयोग करने में किया जाता है। ऊर्जा संसाधन के संरक्षण आर्थिक विकास के आधारभूत आवश्यकता है। किसकी? ऊर्जा की। किस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा निवेश जरूरी है? तो कृषि के लिए, उद्योग के लिए, परिवहन के लिए, वाणिज्य के लिए और घरेलू के लिए। ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता कब थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए। सतत पोषणी ऊर्जा के 2 आधारभूत क्या हैं? सतत पोषणी ऊर्जा के 2 आधारभूत, ऊर्जा संरक्षण को प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का बढ़ता प्रयोग। वर्तमान में भारत विश्व के किस रूप में ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है? तो अल्पतम में गिना जाता है। ऊर्जा संरक्षण में हम किस प्रकार योगदान दे सकते